जी श्योर। जी जी। अगर तो आपका रिसर्च पेपर वगैरह है तो उसमें रिपोर्टिंग में तो आप जस्ट मेंशन कर देते हैं कि हमने ये मेथड यूज करके हमने नॉर्मेलिटी को फुलफिल किया था, उसके अजम्पशन को फुलफिल किया है। अगर थीसिस है तो आप इसके टेबल्स को भी अपने थीसिस के अंदर पुट कर सकती हैं, या फिर आपके टेबल जो हैं वो अपेंडिक्स में अटैच हो जाते हैं कि ये हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। क्योंकि हमारे जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें हमें बड़ी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसमें हम हर टेस्ट को और हर चीज़ को जो है वो शोर नहीं कर सकते। और थीसिस में ये है कि हमें पेजेस भी पूरे करने होते हैं, वर्ड्स की रिक्वायरमेंट को भी समटाइम फुलफिल करना होता है, और थीसिस में मोस्टली कंप्रीहेंसिव जो रिजल्ट्स हैं वो शो किए जाते हैं, वहाँ पर हम शॉर्टकट की तरफ नहीं जा रहे होते, डिटेल में हम जब अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ओके ओके। जी, तो यहाँ अच्छा, नॉर्मेलिटी के लिए एक और भी मेथड है जो कि शपीरो के टेस्ट है, उसके थ्रू भी नॉर्मेलिटी को जो है टेस्ट किया जाता है। रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि कौन से टेस्ट को अप्लाई करते हैं। मैं मेजॉरिटी जो है वो यूस्यूनिस एंड कर्टिसिस के थ्रू ही यूज़ कर रहा होता हूँ, और सोशल साइंसेज में भी हम ज़्यादातर जो है वो इसी मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं कि हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने एसपीएसएस की शीट डेवलप करना, शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, डाटा व्यू, वेरिएबल व्यू को देखा हमने। डाटा व्यू, वेरिएबल व्यू में क्वेश्चनर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें उनकी लेबलिंग कैसे होती है, उनकी वैल्यूज़ कैसे दी जाती है, उनकी मेजरमेंट हम कैसे असाइन करते हैं। देन हमने शीट को इंपोर्ट करना एसपीएसएस में और एक्सपोर्ट करना सीखा। उसके बाद हमने फिर डाटा की नॉर्मेलिटी, अजम्पशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को चेक किया। फिर हमने डाटा को देखा कि डाटा जो है वो हमारा अगर मल्टीपल रिस्पांस हो तो उसको हम कैसे फीड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डाटा में मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट कैसे करना है। जो स्केल आइटम्स होते हैं उनको कैसे फिल किया जाता है। नॉन स्केल आइटम हैं जो कि डेमोग्राफिक्स प्रोफाइल के हैं तो उनको आप ना ही चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक हमने जो लास्ट वर्क कंप्लीट किया था। अब हम इसी पे आगे मूव करेंगे जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। जब आपने डाटा को एनालाइज कर लिया, चेक कर लिया बेसिकली, तब हम देखते हैं कि जो हमारे जो डेमोग्राफिक्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं उनमें फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है रिस्पॉन्सेज की, उनको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए जो है हमारे पास यही फाइल जो मैंने शो की थी जिसमें मिसिंग डाटा भी है, इसी के साथ मैं आपको शो कराता हूँ कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिसिंग डाटा हो तो उस सिचुएशन में हम उसको राइट अप कैसे करेंगे। आपने जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना हो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होती है एनालाइज की। सबसे मेन जितने भी टेस्ट हमारे यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे इस एनालाइज के टैब टैब में आते हैं। फर्स्ट टाइम आप टेस्ट यूज करें तो एनालाइज के थ्रू आप इसको करें। अगर एक टेस्ट आपका रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, आप एनालाइज से जाएंगे, फिर आगे आगे डिफरेंट ऑप्शंस में जाएंगे, तो आपके पास ये एक विंडो है जिसको हम कहते हैं रिसेंटली रिकॉल्ड यूज डायलॉग। आप इसको जो है क्लिक करें तो इससे आपके पास रिसेंटली रिकॉल यानी रिसेंटली जो टेस्ट यूज हुए होंगे वो टेस्ट आपको बता देगा ये टेस्ट आपने यूज किए हुए हैं, तो वो शो करता है। तो हम अभी एनालाइज पे जाते हैं। एनालाइज में हमारे पास सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में ऑप्शन आती है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में इनकी नंबर ऑफ रिस्पांसेस अगेंस्ट ईच कैटेगरी और परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पे हम गए और यहाँ से हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के जो फ्रीक्वेंसी के आइटम्स हैं उनको हम देते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट जेंडर में चूज कर रहा हूँ, और जेंडर में मैंने डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल बाय डिफॉल्ट है, इसको रहने देंगे ताकि वो टेबल शो करे कि हमारे पास मेल एंड फीमेल क्या है। जी, क्या बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही? काइंडली चेक कर दीजिएगा बाकी। जी, हो रही है। ओके ओके, जिसके पास नहीं हो रही वो काइंडली ओके रीज्वाइन कर लें। अगर किसी के पास एरर आता है समटाइम वो
इशू होता है इंटरनेट का, इस वजह से मे भी आपके पास ना आ रही हो। नहीं, शेयर है, आप अपने री लॉगिन कर लें। समटाइम ये होता है कि आपके इंटरनेट स्लो या किसी वजह से वो आपके पास शो ना हो रही हो, क्योंकि मुझे भी शो हो रही है मेरे मोबाइल पे कि वो स्क्रीन शेयर में है, मेंबर्स को भी मेजॉरिटी शो कर रहे हैं। ओके फाइन। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल मौजूद है, बाय डिफ़ॉल्ट यही आएगा हमारे पास। और इसके अलावा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आप चाहते हैं, जैसे कि आप स्टैटिस्टिक में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें तो इसकी हमारे पास क्वार्टाइल, परसेंटाइल, मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्ट सम, इसके बाद हमारे पास स्क्यूनेस, कर्टिस, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे जो सेंटर टेंडेंसी के मेजर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। अभी हम इनमें से किसी को चेंज नहीं यूज करेंगे, जस्ट हम फ्रीक्वेंसी टेबल चाहते हैं और चार्ट साथ रिक्वायर्ड है। चार्ट्स में हमारे पास बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है। तो अभी मैं पाई चार्ट ले लेता हूँ और परसेंटेज के साथ डाटा शो करे, इसको कंसिडर करता हूँ, ओके करूँगा और फिर मैं अगेन ओके करता हूँ। फॉर्मेट या बूटस्ट्रैप की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं चेंज करना है इसमें कुछ भी, ओके करूँगा। अब आप देखेंगे जो आउटपुट मेरे पास आई है वो ये है फ्रीक्वेंसीज की। इसमें ये स्टेटिस्टिक का टेबल है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमें ये जेंडर के टेबल को देखना है और ये जेंडर के ग्राफ को देखना है। जेंडर को टेबल जो है अगर इसको देखें तो ये शो कर रहा है कि मेल आर 102 एंड फीमेल आर 17, टोटल रिस्पांस इज 119 आउट ऑफ 123, 4 आर मिसिंग, जो कि डाटा 4 का हमारे पास नहीं था, मिसिंग डाटा इसने शो किया है। परसेंटेज इज 82.9% मेल रिस्पोंडेंट हैं, 13.8% फीमेल रिस्पोंडेंट्स हैं, टोटल 96.7% रिस्पॉन्सेज ने हमें रिस्पांस दिया है और 3.3% ने रिस्पांस नहीं दिया। वैलिड रिस्पांस अगर देखें तो 85.7% जो हैं मेल का रिस्पांस है और फीमेल का 14.3% जो है वो वैलिड परसेंटेज का है, और कम्युलेटिव इसने साथ आपको बता दिया है। अभी तो ये अगर देखें मेरे पास जो डाटा था ये मिसिंग डाटा जो है इसमें मौजूद था। अगर मिसिंग डाटा ना हो, मेरे पास जो डाटा है वो सारे का सारा जो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, तो अगर देखिएगा दोबारा मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पर अब मेरे पास इसने कोई मिसिंग वैल्यू नहीं शो की। जैसे बताया 105 मेल हैं, 18 फीमेल हैं, और यहाँ पर परसेंटेज एंड वैलिड परसेंटेज में डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है। अगर डाटा में मिसिंग ना हो तो फिर आप या तो परसेंटेज के कॉलम को यूज करें या वैलिड को यूज करें, दोनों सेम वैल्यू शो करती हैं। लेकिन अगर डाटा में मिसिंग वैल्यूज हैं तो फिर आप देखेंगे परसेंट और वैलिड परसेंट दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों में डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब आप इंटरप्रेट करते वक्त फिर आप दोनों को बताएंगे, या आप जो है वैलिड बता दें कि वैलिड जो है 85.7% मेल रिस्पोंडेंट्स हैं और फीमेल जो हैं वो आपके पास 14.3% हैं। टोटल जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं वो 119 जेंडर्स के हैं और इसमें 100% ये हमारे बनते हैं। तो अब ये डाटा पे डिपेंड करता है कि वो डाटा आपके पास मिसिंग के साथ है या डाटा हमारे पास कंप्लीट है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये ग्राफ हमारे पास इसने शो किया है, इस ग्राफ पे परसेंटेज शो करनी हो तो अभी शो नहीं कर रही। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक और जो है पॉपअप मेन्यू आएगा, इसमें यहाँ पर हम जाते हैं एलिमेंट में और यहाँ शो डाटा लेबल, एलिमेंट शो डाटा लेबल। जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे परसेंटेजेस शो करेगा कि मेल कितने परसेंट है, फीमेल कितने परसेंट है, और यहाँ पर जो है इस ग्राफ में मेरे पास मेल एंड फीमेल की परसेंटेजेस दे रहा है। इस ग्राफ में चेंजेस जो करनी है अगर आपने को थोड़ी बहुत तो वो भी की जा सकती है, कलर चेंज किया जा सकता है, टाइटल लिखा जा सकता है, फॉन्ट साइज चेंज किया जा सकता है, यानी थोड़ी बहुत जो चेंजेस की ऑप्शंस हैं वो आप इसमें कर सकते हैं अगर आप अपने ग्राफ को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो। अब ये ग्राफ्स और टेबल, इनका बेनिफिट ये है कि आप इसको SPSS की आउटपुट की वैल्यूज को आप इजीली वर्ड में लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ से इनको Ctrl+C कॉपी करता हूँ दोनों को, और एक मिनट, दोनों ये कॉपी होगी।
और मैं इनको वर्ड में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। अब वर्ड में मैं गया, वहाँ पर डॉक्यूमेंट, और इसमें मैंने इसको पेस्ट किया। आप देखेंगे कि विदाउट एनी फॉर्मेटिंग डिस्टर्बेंस आपका पूरा टेबल जो है वो पेस्ट हो गया है। अब मैं भी जी एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि मैं भी आपका जो टेबल है और मेरे टेबल की प्रेजेंटेशन में डिफरेंस हो। मेरा जो टेबल है इसमें देखेंगे तो ये एपीजे स्टाइल पे जनरेट हुआ है, एकेडमिक जो राइटिंग यूज होती है उसमें। और आपके पास में भी सारी लाइन जो है वो डिस्प्ले हों जब आप उसको कर रहे हो। तो इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, तो फर्स्ट टाइम आपने अपने टेबल्स की फॉर्मेटिंग कर लेना। उससे आपका टेबल जब एपीए स्टाइल पे होगा या जो भी स्टाइल आप रिक्वायर्ड करते हैं उसी स्टाइल पे आपका टेबल जो है वो नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है अगर, तो मैं जाऊँगा एडिट में, यहाँ जाऊँगा ऑप्शंस पे, और यहाँ पर मेरे पास पिवट टेबल्स की ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे आपके पास सिस्टम डिफ़ॉल्ट होगा जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारी लाइंस होती हैं, या आप सेकंड एकेडमिक कर दें। इसमें वही लाइंस आएंगी जो कि एपीए स्टाइल के मुताबिक ज़रूरी हैं, बाकी नहीं होगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिसिप्लिन में डिफरेंट टाइप के टेबल यूज़ हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हर टाइप का टेबल जो है बहुत से फॉर्मेट गिवन है। आप जो फॉर्मेट इसको सिलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक आपको आउटपुट देगा। आपको टेबल की फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं तो हमने इसलिए मोस्टली एपीए स्टाइल पे इसको अप्लाई कर देते हैं, और जो आउटपुट है आपके पास टेबल में वो इसी पे शो करेगा। जी नहीं, आप कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करें। जी जी कंट्रोल, और ये कंट्रोल मैंने प्रेस किया, इस पे भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल प्रेस किए रखेंगे तो जितने आप सिलेक्ट करेंगे, ये भी टेबल में चारों, लेट्स सपोज ये भी सिलेक्ट कर दूं, ये भी सिलेक्ट कर दूं, तो वो कंट्रोल के साथ होगा। जी आप जी आप बताएंगे, बिल्कुल बताना होगा कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। उसके रीजन भी आप अगर कोई बनती है जस्टिफिकेशन तो आप दे दें कि ये इस वजह से नहीं हमें रिस्पांस मिला। जैसे सम टाइम होता है ना कि आपने, हाँ जी, जेंडर बताना नहीं चाहते, कुछ इनकम नहीं बताना चाहते, कुछ जो है वो ऐसा सम टाइम होता है कि आपने जॉब का एक्सपीरियंस पूछा उनसे, और प्रीवियस जॉब का और करंट जॉब का, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्रीवियस जॉब होती नहीं है तो वो तो कुछ नहीं लिखेंगे उसमें, तो वो ब्लैंक ही रहेगा। तो फिर आप उसको बताएंगे क्योंकि उनकी जॉब नहीं थी प्रीवियस, तो इसलिए उनके पास उनका जो डाटा शो कर रहा है कि मिसिंग है। नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आपने जो चीज़ भी लिखें उसको जस्टिफाई कर दें तो कोई इशू नहीं आता आपके रिजल्ट्स में। जस्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, जस्टिफाई करें। इवन रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट ही क्यों ना हो, आप ये नहीं कि आपने हर सूरत सिग्निफिकेंट करने ही करने हैं, आप जस्टिफाई कर दें उनको कि इस वजह से रिलेशनशिप जो है वो हमारे इनसिग्निफिकेंट हैं। आप उसकी जस्टिफिकेशन दे देते, ओके। जी जी वो मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास ग्राफ है, इस पे परसेंटेज नहीं है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, ये पॉपअप विंडो आएगी, और इसमें ये एलिमेंट के अंदर शो डाटा लेबल है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा लेबल। फिर ये आपसे पूछ लेगा अपने नंबर फॉर्मेट चेंज करना है, वैल्यूज लेनी है, वेरिएबल नेम, बॉर्डर, कलर्स, ये बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट लेआउट, चार्ट साइज, ये सारी चीजें इसमें आपसे पूछ लेगा, आप वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आवाज ना आए, प्लीज चला यार, इसको ना रुलाओ मेहरबानी।
जी, यहाँ तक क्लियर। अब हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया और इसमें जितने भी आपके डेमोग्राफिक प्रोफाइल वेरिएबल्स होते हैं उनका हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के साथ एक और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट यूज किया जा सकता है आपका। और देखें, अब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में लेट्स सपोज मेरे पास अभी सिर्फ जेंडर को मैंने लिया था, इसके साथ मैं दूसरा वेरिएबल भी कोई और लेता हूँ। एक जेंडर लिया, उसके साथ में एज को भी यूज कर लेता हूँ। जेंडर और एज को भी मैंने यूज कर लिया, मैंने एक्सपीरियंस को भी यूज कर लिया, साथ ही एजुकेशन को। तो आप देखेंगे कि ये जो टेबल्स आएंगे ये 4 डिफरेंट सेपरेट टेबल्स हैं। जेंडर का अलग टेबल बना दिया है, एज का, एक्सपीरियंस का, एजुकेशन का। तो मल्टीपल आप वेरिएबल्स को पुट करके आप एनालिसिस कर सकते हैं और जिसको जहां पेस्ट करना है आप कर लेंगे। ये सेपरेट सेपरेट सारे इंडिपेंडेंट टेबल्स बन गए हैं। अब इसमें देखें जेंडर और लेट्स सपोज उनकी एज, इनके दरमियान आप ये देखना चाहते हैं कि कितने मेल हैं जिनकी एज जो है वो 18 से 31 ग्रुप में फॉल कर रही है, जिनकी एज 45 से 57 के दरमियान फॉल कर रही है। कितने जेंडर हैं जिनके डाटा मिसिंग है, मेल में से कितना मिसिंग है, फीमेल में से कितना मिसिंग है। तो अब आप इनको टू वेरिएबल्स को आपस में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। और ये कंपैरिजन जो है ये आपका स्टेटिस्टिकली नहीं है, ये जस्ट फ्रीक्वेंसी बेस्ड आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको टू वेरिएबल्स को कंपेयर करना हो तो फ्रीक्वेंसी में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑप्शन यूज करनी होगी क्रॉस टैब की। इस क्रॉस टैब पे जाएंगे। इस क्रॉस टैब में आपने एक को रो में ले लें और दूसरे वेरिएबल जिसको भी आप यूज करना चाह रहे हैं उसको कॉलम में ले लें। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, रो कॉलम जैसे मर्जी इसको चूज कर लें। अब जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब टू टेबल सेपरेट नहीं है, एक ही टेबल इसने बना दी है। मेल एंड फीमेल जेंडर के अंदर ऑप्शन थी और एज में भी। अब बता रहे कि 23 मेल्स ऐसे हैं जिनकी एज 18 से 31 है, 57 है जो सेकंड ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में 22 हैं और फीमेल जो हैं वो 7 7 और 3 जो है वो ईच ग्रुप पास करती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो टू वेरिएबल्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन करके भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे मेजॉरिटी जो मेल जेंडर्स हैं उनमें एज अगर देखी जाए तो वो 32 से 44 ईयर्स में फॉल करते हैं, क्योंकि 64 रिस्पोंडेंट जो हैं वो सेकंड ग्रुप में टोटल फॉल कर रहे हैं। तो इससे हमें फर्दर डिटेल में अगर कोई इन्फ्रेंसेस देना हो तो किया जा सकता है। फिर इसी में अगर परसेंटेज भी आपने यूज़ करनी हो तो आप यहाँ सेल्स के ऑप्शन में जाकर इसमें परसेंटेज ले लें, रो कॉलम टोटल। मैं सिर्फ टोटल लेता होता हूँ वरना बहुत ज़्यादा रो कॉलम, ईच रो ई कॉलम की ले रहा होता है वो ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है, इसलिए जस्ट टोटल को लें। और यहाँ पर मैं बार चार्ट भी ले लेता हूँ साथ, ताकि चार्ट में भी डाटा प्रेजेंट हो जाए। इसको ओके करूँगा तो आप देखें उसने साथ फ्रीक्वेंसी सिर्फ नहीं दी, साथ उनकी परसेंटेज भी दे दी है। तो अगर मैं देखूं तो सेकंड ग्रुप में, जी मैं बताता हूँ, सेकंड ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो 53.8% जो है हमारे जो है वो मेल एंड फीमेल एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट ग्रुप में 25% है, थर्ड ग्रुप में 21% है। तो मेजॉरिटी जो है वो परसेंटेज में भी शो हो रही है। और अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो चार्ट में भी मेल एंड फीमेल का उसने कैलकुलेट कर दिया है। और इस पे अगर आप वैल्यूज़ पुट करना चाहें तो वैल्यूज़ भी उसी तरीके से जैसे पहले शो डाटा लेबल किया था, तो डाटा लेबल भी आपको शो कर देगा। इसमें क्या चेंजेस की थी मैं दिखा देता हूँ। क्रॉस टैब की ऑप्शन में मैंने एडिशन जो की थी, सेल्स में जाके मैंने परसेंटेज टोटल लिया था ताकि टोटल परसेंटेज शो कर दे। और डिस्प्ले में मैंने क्लस्टर बार भी साथ सेलेक्ट कर लिया था। जी क्लियर यहाँ तक? जी वालेकुम सलाम। जेंडर को आपने टाइप जो सिलेक्ट की होगी वो स्ट्रिंग कर दी होगी।
ऐसा होना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि जब स्ट्रिंग करते हैं तो वो शो नहीं करता। जैसे मैं अब वो बल्कि उसका शो, जहाँ देखिए स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के साथ ए लिख देता है, नेम जैसे स्ट्रिंग किया हुआ था, तो वो ए लिख देगा, इसको शो ही नहीं करेगा फिर वो जाकर। अ, हम्म, ओके चलें, फिर एट द एंड स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा आपको। जी, या व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, तो उस, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ मर्जी रखे, कोई इफेक्ट नहीं होता उससे। जी श्योर, मैंने चैट में व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है। आप यहाँ पर अपने अगर कोई क्वेरी हो तब भी आप शेयर कर सकते हैं, या आपने ग्रुप में ऐड होना तो वो लिंक से भी हो सकते हैं, वरना आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको ऐड कर देंगे। वेलकम। जी क्लियर। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी देखी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी देख लिया, और हमने क्रॉस टैब के थ्रू भी इसको चेक कर लिया, क्रॉस टेबुलेशन डाटा जो है वो हमारा कैसा है। अभी देखो कि इस डाटा में मैंने मिसिंग वैल्यूज रखी हुई थी, अभी मैं इस मिसिंग वैल्यूज को कैंसिल कर देता हूँ, ताकि डाटा मेरा जो है वो सारा नॉर्मल रहे। अब अगर आप देखें, जो हमने एक ज्यूम किया था कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो ये वेरिएबल्स हैं। अब हम इसकी रिलायबिलिटी को पहले देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड कोरिलेशन एंड अदर्स। तो हमारे पास जो रिलायबिलिटी की ऑप्शन के लिए हमें ये देखना होगा कि ईच वेरिएबल में हमारे आइटम्स कितने हैं। या तो आपको कोडिंग जो की होगी वहां से पता चल जाएगा, नहीं तो फिर आप अपने क्वेश्चनियर को देख लें कि आपके क्वेश्चनियर में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या थे। अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें मेरे पास जो कोडिंग है, आईटीएम एक है सेपरेट, प्रेन के नाम से है, जीडी के नाम से है, सीडब्ल्यूटी के नाम से है, एसपी के नाम से है। रिलायबिलिटी एनालिसिस जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी एनालिसिस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिलायबिलिटी होती है बेसिकली कंसिस्टेंसी इन द रिस्पॉन्सेज, कि आपका जो रिस्पॉन्स है, जो डिफरेंट रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स ने दिया है, उनमें कितनी कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है। रिलायबल डाटा होना ज़रूरी है। अगर डाटा रिलायबल नहीं है तो आपके डाटा पे स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज़ नहीं किए जा सकते। डाटा की नॉर्मेलिटी भी हम पहले देखते हैं, जिसका वैलिडिटी भी हम कह सकते हैं, और उसके बाद हम डाटा की रिलायबिलिटी भी देखते हैं। तो रिलायबल डाटा लेने के लिए, डाटा की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, हम जो है जो इसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं वर्क, वो ये होता है कि हम सबसे पहले जो है देखते हैं कि हमारे आइटम्स कितने हैं, और फिर हम उनका क्रोन बेच अल्फा जो टर्म यूज हो रही होती है एसपीएस में, फेमस जो रिलायबिलिटी का टूल है, वो टेस्ट है, वो आपका क्रोन बेच अल्फा है। क्रोन बेच अल्फा जो है कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो मेजर करने के लिए यूज होता है। और जो स्टूडेंट्स मिस्टेक वो ये करते हैं कि वो ओवरऑल सारे के सारे आइटम्स एक दफ़ा पुट करके उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच है। आपने जब भी कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी चेक करनी है तो वो ईच वेरिएबल वाइज आप चेक करेंगे, और इवन आप आइटम वाइज भी साथ चेक कर लें तो उससे ज़्यादा आपको रिलायबिलिटी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एनालिसिस परफॉर्म करना, रिलायबिलिटी की जो रेंज होती है वो यूज़ होती है 0 to 1, मिनिमम 0 हो सकती है एंड मैक्सिमम 1 हो सकती है। लेकिन इसकी जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो भी फिर हमें देखनी पड़ती है। 0.6 यूज़ की जाती है उमा सिकरान के मुताबिक, 0.7 यूज़ होती है आजकल सैंडर्स के बुक के मुताबिक, जिकमेंट की बुक के मुताबिक, एंड अदर रिसर्चर जो है 0.7 भी उसके लिए यूज़ करते हैं कि मिनिमम वैल्यू 0.7 होनी चाहिए। 70% कंसिस्टेंसी डाटा में एग्जिस्ट करेगी तो हम उसको रिलायबिलिटी डाटा को रिलायबल कंसिडर करेंगे। बट 0.6 भी है। और अगर आपका कोई स्केल ऐसा है जिसमें मे बी बहुत ज़्यादा वेरिएशन डाटा में रिस्पॉन्सेज में आ सकती है,
तो 0.5 का रेफरेंस अगर आपको मिलता है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में हमारे पास ऑप्शन है स्केल की और यहाँ पर ऑप्शन है रिलायबिलिटी की। इसमें हमने जो आइटम्स हैं वेरिएबल वाइज, फर्स्ट वेरिएबल जो है वो मेरा है इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, इसको सिलेक्ट करूंगा और अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, जस्ट मैं ओके करूंगा। अब जब मैं ओके किया तो ये मुझे शो कर रहा है कि 8 आइटम्स हैं और 0.893 डाटा की रिलायबिलिटी है, यानी 0.67 या 0.7 से ग्रेटर है, 0.89 जो डाटा की रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। 89% कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट जब आपके डाटा में एग्जिस्ट कर रही है तो ये ओके है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है जिसकी वजह से रिलायबिलिटी हाई है या लो हो सकती है, तो उस सूरत में मैं रिलायबिलिटी में जाऊँगा स्टैटिस्टिक के ऑप्शन पे और इस स्टैटिस्टिक के ऑप्शन में मेरे पास स्केल इफ आइटम डिलीटेड लिया जा सकता है। अगर आप इंटर आइटम कोरिलेशन चेक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कोरिलेशन आपकी है, मीन वैल्यूज हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इफ आइटम स्केल आइटम को देख रहे हैं या कोरिलेशन को देखते हैं। कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। अब आप देखेंगे मेरे पास जो है जो टेबल आया है, इस टेबल में मेरे पास ये एक है आइटम्स टोटल स्टेटिस्टिक के नाम से, ये लास्ट वाला टेबल पहले देखें। मेरी रिलायबिलिटी है 0.893। अब ये मुझे शो कर रहे हैं 8 आइटम्स के फर्स्ट आइटम जो है, अगर इसको मैं एक्सक्लूड कर दूं, क्राउन बैच अल्फा इफ आइटम डिलीटेड, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, एक्सक्लूड कर दूं, तो मेरा अल्फा जो है वो रिलायबिलिटी 0.884 हो जाएगा। क्या ये इससे इम्प्रूव होगा या डिक्रीज होगा? तो ये 0.89 था, अब 0.88 हो जाएगा, जिस मीन कि ये डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे ये आइटम डिलीट नहीं करना चाहिए। इस आइटम को देखें, इसको सारे जितने भी आइटम बाकी जितने भी अगर देखें तो किसी एक आइटम को भी अगर मैं निकालता हूँ तो रिलायबिलिटी जो है वो 0.89 से कम ही हो जाएगी। ये हम उस वक्त ज़्यादातर इसको देख रहे होते हैं टेबल को जब आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 0.6 से बिलो हो। तो फिर आप ये देखते हैं, ये 0.7 से बिलो हो तो आप ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा आइटम है जो कि डिस्टर्बिंग है। अगर मैं इस आइटम को एक्सक्लूड कर दूं तो उससे मेरी लाइबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो फिर आपके लिए ये टेबल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो एक और भी मेरे मेंबर ने मुझसे पूछा था, नेगेटिव जो आपके आइटम्स होते हैं उनके साथ क्या करें। अब देखें, एसपीएसएस को तो नहीं पता कि आपने ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आइटम है या नेगेटिव रिस्पॉन्सेज के बेस पे आपने इसको लिया हुआ। इसके लिए बेस्ट अप्रोच ये होती है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव या रिवर्स कोडिंग का आइटम था भी तो उसको आप नॉर्मल कर दें एनालिसिस करते वक्त। वो तो आपने इसलिए किया था कि आप रिस्पांस चेक करना चाह रहे थे, रिस्पांसेस के लिए जो है वो आप चेक करना चाह रहे थे कि प्रॉपरली फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अदरवाइज आप एसपीएसएस में उसको नॉर्मल कोडिंग कर दें। नॉर्मल कोडिंग करने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली इसकी कोडिंग करें वरना एसपीएसएस के थ्रू भी आप उसे कोड कर सकते हैं। रिलायबिलिटी के बाद मुझे याद कराना, मैं आपको कोडिंग चेंज कराना भी सिखाऊंगा। जैसे कि आपके पास 4-5 स्टेटमेंट्स हैं ऐसी जिनकी कोडिंग रिवर्स है, अब उसको वन बाय वन करेंगे तो वो तो बहुत लेंथी टास्क हो जाएगा। तो जस्ट विद इन फ्यू स्टेप्स आप सारे के सारे डाटा को रिवर्स कर सकते हैं, तो इजी या रिवर्सिव हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं पायलट स्टडी, जो कि इनिशियल कर रहे होते हैं। तो अगर तो देखें स्केल ऑलरेडी डेवलप्ड है और बहुत वेल नोन है, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो फिर तो आपके लाइबिलिटी का इशू बहुत कम है। तो उसमें इतना ज़्यादा रिलायबिलिटी का इशू नहीं आता। ये तो ऐसा ही है कि आप जो जो आपके रिस्पॉन्सेज बढ़ते जाते हैं आपकी रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव भी होती जाती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है।
कल मैं एक शीट देख रहा था स्टूडेंट की, उसके 310 रिस्पॉन्सेज थे और उसके डाटा की रिलायबिलिटी 0.49 थी। तो 310 पे भी आइटम की रिलायबिलिटी जो है वो 0.49 है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये जस्ट 123 रिस्पॉन्सेज है और रिलायबिलिटी 0.893 है। तो हम इसको फिक्स नहीं कर सकते कि रिस्पॉन्सेज बढ़ते जाएंगे तो हर सूरत रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी। वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है बात। लेकिन यह है कि पायलट स्टडी जो है वो हेल्प करती है हमें अपने स्केल को इनिशियल स्टेज पे रिफाइन करने में। हम ईएफए कर रहे होते हैं, सीएफए कर रहे होते हैं, डाटा की वैलिडिटी रिलायबिलिटी देख रहे होते हैं, ताकि हमारा जो स्केल है वो पता चल जाएगा। कोई आइटम डिलीट करना है या चेंजेस करनी है तो हम पहले कर लें। सोशल साइंसेज में हम पायलट स्टडी की टेक्निक को यूज करते हैं मोस्टली। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, वन मैक्सिमम जा सकती है जहाँ परफेक्ट हो जाता है सारा कुछ, वो होती नहीं है। हो जाता है, होता है, होता है, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.9 तक ओके, अप्रिशिएट ओके है। हम कुछ रिसर्चर तो 0.7 से 0.9 के दरमियान कहते हैं कि एक मॉडरेट है। 0.9 से अबव होगी तो फिर वो हाई रिलायबिलिटी का इशू आ सकता है। और फिर यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि ये इंटर आइटम कोरिलेशन कितनी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर कोई ऐसे वेरिएबल तो नहीं है, आइटम्स तो नहीं है जिनके दरमियान परफेक्ट कोरिलेशन हो। ये परफेक्ट जो अगर आप कोरिलेशन के टेबल है, वन डायगोनल है, इससे अबव एंड बिलो दोनों वैल्यूज हैं सेम होती हैं। तो इस वन से बिलो आप देखते हैं कि कहीं पर आइटम्स में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। तो जो डाटा है ये शो कर रहा है कि कोई ऐसा आइटम नहीं है जिनमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही हो। फिर इसी तरह मैं सेकंड वेरिएबल को लेता हूँ, उसकी लाइबिलिटी देख लेता हूँ। उसकी लाइबिलिटी मेरे पास है 0.777 तो थर्ड आइटम की मैं देख लेता हूँ लाइबिलिटी। थर्ड वेरिएबल जो है वो है ग्रुप डिस्कशन और इसमें मेरे पास 7 क्वेश्चंस हैं। इनकी लाइबिलिटी है जी 0.848। ये 0.9 से बिलो हो, वरना वो हाई कोरिलेशन आइटम में चली जाती है। नहीं, वन तो वो आपस में रिलेशनशिप है, इस वजह से शो कर रहा है। जैसे GD1 के GD1 के साथ वन, ये हम डायगोनल है, इससे बिलो वाली वैल्यू यूज करते हैं। वन तो वो आपस में उनके रिलेशनशिप को, ये कोरिलेशन टेबल। जी वन। जी जी। जी आ रही है। ओके, कोई इतना इश्यू नहीं है। आप उनके इंटर इंटर आइटम कोरिलेशन भी देख लीजिएगा एक बार, ये बहुत ज्यादा तो नहीं। कर लें। जी कर लें, कोई इशू नहीं है। 0.996 तक भी आती है, लेकिन परफेक्ट ना हो। 0.99, 0.9897 1, उस पे ना चले। खैर है, चल जाता है। तो ये कोरिलेशन, हम इसको रिलायबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं अपने डाटा को। हाँ, एक और जो रिवर्स कोडिंग वाला था, लेट्स सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स सपोज वो मेरे पास रिवर्स कोडिंग में था, और मैं चाहता हूँ कि अब 123 रिस्पॉन्सेज को मैं किधर 5 को 1 करूँ, 1 को 2 करूँ, या 1 को 4 करूँ, और 2 को 3 करूँ या 4 करूँ। वो सारी पूरी खिचड़ी बन जाती है अगर आप वन पे वन उसको चेंज करना चाहें। तो एसपीएसएस में आपको बेनिफिट होता है कि एसपीएसएस में आप जस्ट वन कमांड से जो है अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते, चेंज कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म की, और इसमें जहाँ पर आपके पास है रिकोड इनटू सेम वेरिएबल या डिफरेंट वेरिएबल भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको रिकोड इनटू सेम वेरिएबल लेता हूँ। ये फर्स्ट है मेरे पास वेरिएबल, इसको मैं लेता हूँ। अब ये मेरे से पूछेगा कि ओल्ड वैल्यू क्या थी, न्यू क्या थी। अगर 1 ओल्ड थी तो मैं इसको चाहता हूँ 5 करे। अगर मेरे पास जो 2 थी उसको 4 कर दिया जाए।
3 को तो 3 ही रहने देते हैं, वो तो क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा। और जहाँ 4 है उसको चेंज करके 2 कर दिया जाए, और जो मेरे पास जहाँ पर 5 है वो चेंज करके 1 कर दें। तो यहाँ पर ओल्ड और न्यू वैल्यूज मैंने इसको असाइन कर दी। अब जरा देखिएगा ये मेरे पास अच्छा वो भी नहीं होगा चेंज, वरना मैं चाह रहा था डाटा चेंज आपको दिखाऊं कितना है, चलें बाद में दिखा देता हूँ। अब जो ही मैंने इसको ओके किया तो ये इसको चेंज, अब देखिएगा अभी चेंज नहीं किया इसने क्योंकि मैंने ओके नहीं किया। अब पहले मेरे पास है 1, फिर 2 है, 3, 3, 5। अब देखेंगे कि ये 1 5 हो जाएगा और जो 5 नंबर पे था ये 1 हो जाएगा, ऑटो जो है वो कोडिंग इसको चेंज कर देगा। तो मैं इसको ओके करूंगा और मैं शीट पे आऊंगा, तो आप देखें जो 1 था इसको इसने 5 कर दिया है, जो 5 था उसको इसने 1 कर दिया है, 2 को 4 कर दिया है। तो आपके अगर ये जस्ट वन आइटम को मैंने किया, मोर देन वन भी अगर हो तो कोई इशू नहीं है। वो आप उसे बता दें कौन कौन से हैं, लेकिन फिर ये बताइएगा कि इसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी और न्यू क्या थी, ताकि उसी हिसाब से उसको चेंज करें। और साथ ही इसने आउटपुट में भी बता दिया है कि कोड आइटम 1 जो है वो 1 से 2, 1 से 5, 2 से 4, 3 से 3, 4 to 2, 5 to 1 एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसमें डाटा में जो चेंजेस थी वो हो चुकी हैं। अब मैं कहता नहीं, मेरे वापस उसी पे आना चाहता हूँ, तो चेंज कर दूंगा, वापस अपने डाटा पे आ गया जो ओरिजिनल डाटा था। जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? क्लियर? ओके फाइन। इसके बाद हमारे पास से नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है जब हम डाटा को रिलायबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, तब हम आइटम्स को आपस में कंबाइन करके एक वेरिएबल बनाते हैं। वो वेरिएबल बनाने के लिए कंप्यूट कर रहे होते हैं, ताकि अगर हमने कोई भी टेस्ट लगाना हो, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक या कोई भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाना है, तो वो वेरिएबल पे टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूट करने के लिए हमारे पास जो कंप्यूट का क्यों करना है या क्या चीज़ है कंप्यूट, तो अगर आपको देखें यहाँ पर ये आईटीएम जो है ये मेरा वेरिएबल, इसको मेजर करने के लिए 8 आइटम्स हैं। अब इन 8 आइटम्स को अगर मैं सेपरेट सेपरेट यहाँ इस पे इफेक्ट दूंगा तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। 8 वेरिएबल्स बन जाएंगे। मैं कहता नहीं, वो 8 वेरिएबल आइटम जो है वो इस वेरिएबल के पार्ट्स थे, इस वेरिएबल के जो है वो आइटम थे, तो उनको कंबाइन करके ये वेरिएबल में बनाना चाह रहा हूँ, इनोवेटिव टीचिंग मेथड बना दूँ। तो यहाँ पर फिर मैं ये करूँगा कि ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और कंप्यूट वेरिएबल, और मैं यहाँ पर आईटीएम जो है वेरिएबल को नेम देता हूँ और न्यू में लिख देता हूँ, क्योंकि वो मेरे शायद डाटा में ऑलरेडी मौजूद हो, ताकि ये नेम ऐसा जो कि ऑलरेडी डाटा शीट में ना हो, न्यू नेम देना होगा। और इसको मीन के थ्रू में जो है इसको कंप्यूट करता हूँ। कुछ मीन से लेते हैं, कुछ सिंपल प्लस कर देते हैं, आपकी मर्जी है, मीन से लें या सिंपल प्लस कर दें, दोनों का इफेक्ट एक ही आता है। अब ITM1 आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, या फिर जो है इसको आप इधर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ मूव कर देगा, लेकिन हर आइटम दूसरे आइटम के साथ जब लिखेंगे तो इन्वर्टेड कामा ईच आइटम के जो है वो फौरन बाद आपको पुट करना होगा। ITM1, ITM2, ITM3, ITM4, ITM5, ITM6, ITM7, ITM8 और ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप लिखें, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिख देता हूँ, और वो यूज़ करते हैं स्टूडेंट सम की ऑप्शन, और सम में ITM1 प्लस ITM2। अच्छा, सम तो कामा लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको सम कर देगा। ITM3, ITM4, ऐसे भी कर सकते हैं जितने भी आइटम हैं। या फिर आप मीन लेते हैं तो उसके लिए एक और तरीका भी है कि आप लिखें ITM1 प्लस ITM2 प्लस ITM3
प्लस आई टी एम 4 प्लस आई टी एम 5 प्लस आई टी एम 6 प्लस आई टी एम 7 प्लस आई टी एम 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम जितने भी हैं 8। तो वो डिफरेंट मेथड हैं, जैसे भी आप सम करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तीनों मेथड इसीलिए मैंने लिख दिए, लेकिन नॉर्मली मैं जो है वो मीन वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो और इसको मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास डेटा शीट में एंड पे एक वेरिएबल बन जाएगा और वो आईटीएम न्यू के नाम से होगा। ये आईटीएम न्यू जो है उसने अब उन 8 आइटम्स की कंबाइन वैल्यू जो है वो ले ली है, उन सबको मीन वैल्यू जो है वो कंसिडर कर ली है। अब जब मैं एनालिसिस करना चाहूँगा तो वो ये कंबाइन वैल्यू ही यूज़ करूँगा। ये वही वैल्यू है, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंप्यूट की हुई है ताकि दोबारा मुझे बाकियों के कंप्यूट करने की ना ज़रूरत पड़े, तो ये ऑलरेडी कंप्यूटेड थी। जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? इसके बाद फिर हम आज का कोरिलेशन करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम कल बाकी टेस्ट रन करेंगे। जी, 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 जी। वो अगर तो मेरे पास स्केल वेल डेवलप्ड ना होता, मेरे पास ये स्केल डेवलप्ड था और सारी चीज़ें पता है कि मुझे ये 8 आइटम इनोवेटिव के ही हैं। मेरे पास और कोई जो है वो नहीं है आइटम। तो फिर उस सिचुएशन में मुझे जो है सी एफ ए या ई एफ ए की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी डायमेंशंस निकालने के लिए। लेकिन अगर मेरे पास वेल डेवलप्ड स्केल ना हो तो फिर मैं ई एफ ए या सी एफ ए की तरफ मूव करूंगा। वो मुझे करना होगा, वहां पर उसकी कंफर्मेटरी करनी होगी। क्योंकि सी एफ ए तो टेस्ट एस पी एस एस में यूज होता ही नहीं है, उसको तो हमें एमास करना पड़ता है सी एफ ए के लिए। नहीं, एमास सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करेंगे। वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर होगा, डायमेंशन रिडक्शन होगा एस पी एस एस में। जी, जी, बिल्कुल। हम्म। जी, मैच कर सकते। देखें, पीएलएस आपने रन करना है या स्मार्ट जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग यूज करनी है, वो तो आप इस पे भी चाहे डेवलप्ड हो स्केल वेल या ना हो आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन नहीं है कि आपने ई एफ ए सी एफ ए लाजमी करके आना है। वो तो एक सेपरेट है, वो तो टेक्निक है आपके मॉडल टेस्टिंग के लिए। लेकिन जो आपका है ईएफए जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो ऐसे स्केल ऐसे क्वेश्चन जो कि फर्स्ट टाइम डेवलप हो रहे होते हैं या आप फर्स्ट टाइम अपने कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में हम उसको कंफर्म करने के लिए जो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं और फिर कंफर्मेटरी सी एफ ए कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कर रहे होते हैं, ताकि हमें डायमेंशंस वगैरह भी एक्सट्रैक्ट हो जाएं, हमारी वेरिएबल्स भी हमें डिफाइन हो जाएं और फिर हम जो है आगे फर्दर मूव करते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास डेवलप स्केल है तो फिर मैं तो यही रेफर करता होता हूँ कि ईएफए की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने कंफर्मेटरी एनालिसिस करना चाहते हैं सीएफए, तो वो आप कर लें बेशक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप सीएफए करके आगे चलें, तो वो आप कर लें।
नहीं, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग तो देखें, जैसे ये मैंने मॉडल शेयर है, ये हम सिंपल एसपीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं इसको टेस्ट, जो कि सिंपल रिग्रेशन में हम करेंगे। हम इसको स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग यूज करते हुए एमआरएस में भी सेम मॉडल रन कर सकते हैं और स्मार्ट पीएलएस में भी कर सकते हैं। स्मार्ट पीएलएस में जो स्मार्ट पीएलएस और एमआरएस में होगा वो सेम एज इट इज, हमें डायग्राम बना के हम इनके पाथ और वो सारी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं। एसपीएसएस जो है वो एक डिफरेंट है, उसमें आपको टेबल्स के थ्रू रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उसमें हमारे पास एसपीएसएस में ऐसी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन नहीं हो रही होती। जी जी, उसमें आ रही है, इसमें नहीं होती। जी। जो बीटास की वैल्यूज हैं वो सेम होंगी, जो आपको एसपीएसएस में अगर आप इस मॉडल को रन करें, जो बीटा की वैल्यू इसका इफेक्ट इस पे आएगा, आप वही एमआस पे भी रन करें, सेम रिजल्ट्स होंगे, बीटा की वैल्यूज में चेंजेस नहीं आएंगी। पीएलएस में चेंज आएगा थोड़ा सा, पीएलएस में क्योंकि वो आपका नॉन वो आ जाता है आपका, हाँ वही ना, वो कोवेरियंस बेस्ड कैलकुलेशन करता है, उसमें चेंजेस आती हैं। नहीं नहीं सर, क्वेश्चन। हम्म हम्म। ऐसे। किस पे? पीएलएस, दोबारा लास्ट पॉइंट दोबारा बताइएगा। हम्म हम्म हम्म। नहीं, एक्सेप्टेबल हो, देखें एक्सेप्टेबल होती हैं, ऐसा नहीं कि स्मार्ट पीएलएस ही हर सूरत यूज करना है। स्मार्ट पीएलएस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं उसको भी जो है वो ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ और शेयर कर रहा होता हूँ, तो उसमें भी कुछ उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं जो कि आती हैं जब हम डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो उसको कि हर सूरत ही आपने स्मार्ट पीएलएस पे जाना है या वो बेस्ट है, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करते हैं, लिमिटेशंस हैं। एमआस की अपनी है, एसपीएसएस की अपनी है, जो भी आप टेक्निक यूज करें आप उसकी जस्टिफिकेशन दे दें कि ये रीज़न है जिस वजह से मैं इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, या सॉरी ये मेथड जो सिलेक्ट किया है, इसकी ये जस्टिफिकेशन है। तो जो आपका हेज प्रोसेस है वो भी, हेज जो कि एक बड़ा रिसर्चर है उसके जो है तरफ से है, तो कोई उस पर भी ऑब्जेक्शन किसी का नहीं होना ना होता है कि जी आपने हेज को क्यों यूज़ किया है। बैरन एंड कैनी के अपनी एक वैल्यू है, कुछ अभी भी बैरन एंड कैनी को लाइक करते हैं और उसकी अप्रोच को यूज़ करते हैं। तो रिसर्चर टू रिसर्चर जो है वेरी करता है, और ये बड़े नेम है, बड़े रिसर्चर्स हैं, तो इनका हमेशा जो है कोई इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म या उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आती। अच्छा, एक मैंने लिंक शेयर किया है चैट में, गूगल ड्राइव का है जहाँ पर एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो इसमें एसपीएसएस 21 वर्जन अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये एक रिसर्च पेपर है, इसमें जैसे वो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट पे है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, तो 28 क्वेश्चन थे
जब इस पे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस रन किया तो कौन सा आइटम किस डायमेंशन में फॉल करता है, वो हमें एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस जब वो रन करके देता है। जैसे इसमें थ्री फैक्टर्स बनते हैं, स्टूडेंट्स का, इंस्ट्रक्टर्स का, और जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो है ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड। तो इसमें फिर बताया कि कौन सा आइटम कौन सी डायमेंशन के साथ फॉल करता है, कंस्ट्रक्ट के साथ फॉल करता है। हम इस बेस पे जो है एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमारा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के रिजल्ट इस तरीके से शो करता है। क्योंकि एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कंफर्मेटरी वो थोड़े से ज़रा डिफरेंट हैं नॉर्मल से। वो हम जब सी एफ ए की ट्रेनिंग या एमास के थ्रू ट्रेनिंग हो रही होती है तो उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। इसमें इतने कंटेंट मुश्किल हो जाते हैं ट्रेनिंग सेशन में। हालांकि मैंने कोशिश की है 2 डेज में रखूं। 2 डेज में है तो मैक्सिमम जितनी भी इंशाल्लाह हो सकती है चीज़ें कवर कराऊंगा। कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम रेग्रेशन को करेंगे। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अदर देन मैनेजमेंट साइंसेज के भी हैं, तो उनके टी टेस्ट यूज़ हो रहे होते हैं। तो टी टेस्ट जो डिफरेंट हैं उनको भी हम देखेंगे किस तरीके से एवेलुएट करते हैं। और टी टेस्ट में पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो हमारे हैं उनको कैसे रन करते हैं, कब किस सिचुएशन में हमें पैरामेट्रिक जाना है, कौन से नॉन पैरामेट्रिक। फिर टी टेस्ट में भी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, अनोवा है, पेड सैंपल है। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगाना होता है, काई स्केयर है। तो उनको हम कल के सेशन में इंशाल्लाह साथ कवर करेंगे। जी जी जी, वो जाएँगे। अभी तक हमने जो किया है इसमें कोई पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक की बात ही नहीं की। ये जो सिंपल टेस्ट हैं ये आपके हर डेटा पे यूज़ होंगे, चाहे पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक है। न डेटा नॉर्मल है या नहीं है। डेटा की हाँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि मैं बताऊँगा ज़रूर कि नॉन पैरामीट्रिक में आप कौन सा टेस्ट कैसे यूज़ करते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि ज्वाइन किया हुआ है डिफरेंट। अभी मैं देख रहा था कि पार्टिसिपेंट्स की जो लिस्ट आई हुई थी उसमें मेरे पास डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हैं, साइंसेज के भी हैं, एजुकेशन के हैं, मैनेजमेंट साइंसेज के हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के भी कुछ स्टूडेंट थे, बीएस के डिफरेंट थे जो है स्टूडेंट्स। तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जो कवर कर सकें कर लें। बाकी इंशाल्लाह मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है कोशिश करूंगा कि मैं अपने यूट्यूब पे डिफरेंट जो टॉपिक वाइज भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दूं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उसको भी ज्वाइन जो है वो वहाँ से भी जितना भी वो इंफॉर्मेशन लेना चाह सकते हैं या लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी भी हो तो वो भी भिजवा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आई विल ट्राई कि मैं उस पे भी कुछ वर्क करूं। बाकी सेशंस तो होते रहेंगे, जो भी सेशन होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो। लाइव इंटरेक्शन में एक अलग ही बात होती है, मज़ा आता है। और यूट्यूब पे भी ऑप्शन 3 के 600 700 पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पे सेशन कर रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता कि आप लाइव डिस्कशन नहीं होती, तो आप बहुत सारी बातें जो है वो कवर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स के आंसर्स रह जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बेहतर ये है कि हम लाइव इसी पे रखें, बाकी ऐड कर दूंगा वहां पर। जी इंशाल्लाह उस पे भी जी बस एक कोरिलेशन करानी है, उसके बाद मैं आपको फ्री करता हूँ। जी किसी के पास मीडिएशन मॉडरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना देखूंगा एट द एंड अगर टाइम बचा तो। दूसरा जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारा है टी टेस्ट और रिग्रेशन के जो डिफरेंट एरार्किकल रिग्रेशन, और जो सिंपल रिग्रेशन हम यूज कर रहे होते हैं, और मल्टीपल रिग्रेशन उसका हम कवर करेंगे। जी हाँ वो मॉडरेशन। जी जी मॉडरेशन वो उसमें करा दूंगा मैं।
एसपीएसएस में रिग्रेशन के थ्रू करेंगे इंटरेक्शन टर्म को भी इंशाल्लाह। अनोवा भी करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस उसमें करेंगे। उसका टेकी का टेक टेस्ट जो है वो भी कराऊंगा। जी जी। टाइम भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा जी। हम्म। जी। नहीं ठीक है वो भी, इसलिए मैंने भी लिखा बताया था कि तीनों मेथड है, जैसे मर्जी करें। एसपीएसएस के जब रिग्रेशन रन करेंगे, आप जिस मर्जी मेथड से आपने मीन कैलकुलेट किया हो या सम किया हुआ, रिजल्ट्स एक ही आते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता। टेक्निक है डिफरेंट, आप जो टेक्निक यूज करें बट इफेक्ट एक ही है, रिजल्ट्स में डिफरेंसेस नहीं आएगा। बस आप लोगों की दुआएं हैं तो हम भी चल रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ, बस आप लोग ये आईसीसीबी वालों के लिए भी दुआएं दें, स्पेशली उन्होंने जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये सेशन, वरना तो शायद इतनी बड़ी ऑडियंस को पॉसिबल ना होता। लेकिन नदीम साहब जो है माशाल्लाह काफ़ी टाइम से, पहले भी हमारा प्लान था ऑर्गेनाइज कराने का, मार्च में डिसाइड भी हुआ सारा कुछ, लेकिन कोविड-19 की वजह से रह गया। फिर सर से बात हुई अभी जुलाई के स्टार्ट में, तो कहते हैं सर क्यों ना हम ऑनलाइन कर दें, कोविड-19 के तो अभी कोई पता नहीं कब हम दोबारा रिज्यूम कर सकेंगे सारी चीज़ें। तो ऑनलाइन आपकी क्या विलिंगनेस है? मैंने कहा सर श्योर मैं अवेलेबल हूँ, आप कहते हैं तो कर लेते हैं। तो नदीम साहब माशाल्लाह लगे हुए हैं और अच्छे काम के लिए काम करें, वजह तो आप पता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं फी चार्ज करती हैं और स्टूडेंट से, और सम टाइम स्टूडेंट्स को कुछ मिलता भी नहीं है उसके अगेंस्ट। तो नदीम साहब तो माशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एफर्ट कर रहे हैं, और अल्लाह इनको भी जो है जज़ा अता करे। और जी, आमीन आमीन। अच्छा, इसमें कल के सेशन हम मॉर्निंग में 9 o'clock इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। 9, थोड़ी 9 AM इंशाल्लाह हम सेशन सुबह स्टार्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मुझे अराउंड 12 जो है, मेरे एक यूनिवर्सिटी का पेपर है, मेरे स्टूडेंट्स के पेपर है कल अराउंड 12, तो मुझे वहाँ